सो हेलो क्लास 11 के अंडरमेंटर्स, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ विनायक दुबे और कैटलिस्ट भैया। एंड यू वुड हैव थिंकिंग कि इतने टाइम से वीडियोस क्यों नहीं आए हमारे लिए। तो बिकॉज वो राइट टाइम नहीं था, क्योंकि आपके कॉलेजेस स्टार्ट नहीं हुए थे। एंड इनफैक्ट अभी भी आपके कॉलेजेस स्टार्ट नहीं हुए हैं, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस। बट अब कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों के अंदर आपका कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा। एंड इट्स अ राइट टाइम, इट्स अ हाई टाइम टू स्टार्ट ब्रिंगिंग द वीडियोज विच कैन हेल्प यू आउट इन योर न्यू क्लास 11 जर्नी, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है क्लास 10th के कंपैरिजन में। क्लास 10th में आपका लाइफ यहाँ था, तो क्लास 11th में आपका लाइफ यहाँ पहुँच जाएगा इन टर्म्स ऑफ टफनेस, इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11th में जाने से पहले, क्लास 11 स्टार्ट होने से पहले, जिससे आपको पता होना चाहिए, ताकि आप स्टार्टिंग से ही एक एज लेके चलो जो कि आपको हेल्प आउट करेगा। मैं खुद क्लास 11th में 91% लेके आया हूँ, जो कि जहाँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं कर पाते अच्छा परफॉर्म, वहाँ मैंने परफॉर्म किया था। सो इफ़ यू वांट, सो मैं उसके बाद डिटेल स्ट्रेटेजी जरूर लेके आऊँगा कि कैसे क्लास 11th में अच्छा परसेंटेज लेके आया जाए। बट दैट्स अनदर पॉइंट ऑफ द टॉपिक। नाउ कमिंग ऑन दिस टॉपिक कि कौन से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए आपका क्लास 11th स्टार्ट होने से पहले। देखो, मैंने एक पोल डाला था, उस पोल पे वोट मेजोरिटी में आया था कि हमारा कॉलेज जुलाई के एंड में, जुलाई के मिड से स्टार्ट होगा। एंड अब वो टाइम आ चुका है, तो चलो शुरू करते हैं उस टॉपिक्स के ऊपर जो आपको पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 आपके लिए ये है कि क्लास 10th टू क्लास 11th का जो जंप, ठीक है, ये जंप वर्ड समझ रहे हो, छलांग जो क्लास 10th से क्लास 11th का है, वो ना 90% स्टूडेंट्स ने कोप अप नहीं कर पाते स्टार्टिंग में, क्योंकि क्लास 10th में आपका यहाँ इतना सा सिलेबस था, वो क्लास 11th में इसका 5 गुना 10 गुना ज़्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्लास 10th का आपको जो साइंस में टेक्स्ट बुक है, उसमें 10 चैप्टर है, ग्रेविटेशन से लेके स्पेस मिशन तक। वो 10 चैप्टर्स को कंबाइन करोगे ना, तो वो 10 चैप्टर्स आपके बराबर होंगे क्लास 11th के फिजिक्स केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के। समझ रहे हो, इतना बड़ा, इतना मेमोर सिलेबस है क्लास 11th का। केमिस्ट्री में 15-16 चैप्टर्स हैं, फिजिक्स में ऐसे ही 15-16 चैप्टर्स हैं, मैथमेटिक्स में पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, डिफरेंशिएशन, ये सब चैप्टर्स हैं। तो इट्स नॉट अ इजी थिंग। तो आपको समझना पड़ेगा कि ना, जो सिलेबस है वो 10th की गुना में 10x ज़्यादा है। तो आपको एक चीज़ मान के चलना है कि अगर आपको एक 10th वाला एटीट्यूड है कि मैं कर लूँगा लास्ट मिनट में, तो वो यहाँ नहीं चलेगा। तो पहला पॉइंट ये है कि क्लास 10 टू क्लास 11 का जो जंप है, उससे आपको कोप अप करना है। आपको डेली कंसिस्टेंटली कुछ कुछ घंटे पढ़ना स्टार्ट करो। ऐसा बिल्कुल मत करना कि आप 4 दिन पढ़ रहे हो फिर लगातार 6 दिन नहीं पढ़ रहे हो। वो अगर गैप आएगा तो आप ना धीरे धीरे वो रेस में पीछे होते जाओगे। तो आपको एक क्लास 10 से क्लास 11 का जंप को कोप अप करना है बड़े अच्छे से, ताकि वो ना हो कि यार मैं क्लास 11 में बर्बाद हो गया, ये आपको ना सुनने को मिले। बिकॉज आपको पता चलेगा बहुत जल्द क्लास 11 खत्म होने तक कि बहुत सारे आपके साथ वाले बच्चे कहेंगे कि मैं क्लास 11 बर्बाद हो गई, कुछ समझ में आया मैंने क्लास 11 में क्या किया। तो ये मत होने देना, तो इस जंप को आप कोप अप कर लेना। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्लास 10th वाला माइंडसेट। दैट इज क्लास 10th का जो माइंडसेट है, वांट वर्क। यानी इसका मतलब सिंपली ये है कि क्लास 10 का जो माइंडसेट था कि भाई मैं एग्जाम से एक दिन पहले, एक हफ्ते पहले पढ़ लूंगा तो मैं अच्छा खासा मार्क्स लेके आ जाऊंगा। इनफैक्ट अगर आप एग्जाम से अगर एक दिन पहले भी पढ़ते हो ना क्लास 10th में, तो आप एक पास तो बड़े आराम से हो जाओगे और एक डिसेंट मार्क्स भी लेके आ जाओगे। बट यहाँ पे क्लास 11th में अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ोगे, 2 दिन पहले पढ़ोगे, तो आप यूनिट टेस्ट में तो पास हो जाओगे। बट जब आपका जो फाइनल एग्जाम्स होंगे, तो उसमें आप पास होने के भी लाले पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे वो अप्रोच नहीं काम करेगा कि मैं 1-2 दिन पहले पढ़ लूँगा तो मैं पास हो जाऊँगा। एंड अगर पास हो भी गए तो आपका वो परसेंटेज नहीं आ पाएगा, आपको मार्क्स नहीं आ पाएगा, इवेंचुअली वो फेल के बराबर हो जाएगा। बिकॉज आप जब मेहनत की हो तो ऐसा करो कि यार उसका कुछ अच्छा फल मिले। ये नहीं कि लास्ट में आगे एफर्ट्स मार रहे हो फिर आपको वही कुछ 60-70 में रह जाओ तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इसलिए आपको अपना क्लास 10 का जो माइंडसेट है उसे चेंज करना पड़ेगा कि मैं कर लूँगा, वो वाला एटीट्यूड आपको खत्म करना पड़ेगा। एंड दूसरी मेन पॉइंट ये है कि ये माइंडसेट काम क्यों नहीं करता। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल ये है जो ग्रेविटेशन है। अब ग्रेविटेशन जो आपका साइंस 1 का जो पहला चैप्टर है,
वो बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, चाहे वो आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो जाए, चाहे वो आपका वो केमिकल रिएक्शन विद इक्वेशन हो जाए, हीट हो जाए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाए, लेंसेस हो जाए, स्पेस मिशन हो जाए, कार्बन कंपाउंड्स हो जाए, ये जितने भी सारे चैप्टर्स हैं ना 10th के, वो आपस में इंटर कनेक्टेड नहीं है। छठवां सातवां आप मान सकते हो थोड़ा बहुत, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लेंसेस है, बट स्टिल वो ज़्यादा इंटर कनेक्टेड नहीं है। ऐसे ही आपके सारे सब्जेक्ट्स में है, क्लास 10 के जितने भी सब्जेक्ट्स है, साइंस 1, साइंस 2, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, सब में। बट यहाँ पे जो आपका जो क्लास 11th है, इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो पहला जो आपका चैप्टर ही है ना, जो आपका मोल कॉन्सेप्ट है आपका केमिस्ट्री का, वो आपको क्लास क्लास 12th का जो लास्ट चैप्टर रहेगा ना, लास्ट चैप्टर मान लो, उसमें भी इसका कहीं ना कहीं से सुपर क्वेश्चन बना के आ सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो जेई हो, नीट हो, एमएसटी, सीटी हो, चाहे जो भी एग्जाम्स हो। तो यहाँ पे ना आपको वो इंटरलिंक बहुत ज़्यादा है, कनेक्टेड बहुत ज़्यादा है। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं आता, या अगर आप एक चैप्टर स्किप करोगे क्लास 11th में, तो आप बाकी 5 चैप्टर में फंस जाओगे। एग्जाम्पल के लिए एक आपका क्लास 11th में बात करूँ तो आपको जो आयुर्वेद नॉमेनक्लेचर का चैप्टर रहेगा, उसमें वो पूरा बेसिकली सब कुछ सिखाएंगे कि कैसे एलिमेंट्स, केमिकल्स के नामकरण करते हैं, क्या बेंजीन होता है, क्या आपका साइक्लोहेक्सेन होता है, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। वो अगर आपको नहीं आता तो आप पूरे क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको नहीं समझ में आएगा। सिमिलरली अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अगर वो समझ में नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला चीज़ें, तो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आउट ऑफ द बॉक्स जाएगा। सेम विद मोल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो वो फिजिकल केमिस्ट्री अफेक्ट होगा। आयोनिक इक्विलिब्रियम जो आपको 12th में, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये सब मतलब आपस में इंटरकनेक्टेड है। एंड ऐसा है कि जो क्लास 10 के जो चैप्टर्स है ना, वो 12th में भी लिंक है, उसका यूज 12th में भी होगा। तो यहाँ पे आप 10th का माइंडसेट काम नहीं करेगा कि मैं कर लूंगा, काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस चीज़ को समझो, जो कि बहुत कम बच्चों को पता रहता है, और जो आपको पता चल गया है तो ये गलती मत होने देना। अब हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, उससे पहले मैं डिस्टल लूँ यार। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो भी हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपको बहुत सीरियसली इसको समझना पड़ेगा। बीइंग अ स्मार्ट स्टूडेंट, नॉट जस्ट अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, अपने को स्मार्ट वर्क लेना है। दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मार्ट एंड हार्ड। स्मार्ट वर्क भी लगाना है और हार्ड वर्क भी करना है। सही जगह पे तीर पे निशान लगाना है, सही निशाने पे तीर चलाना है, मान लो जैसा चाहे वैसा। अब बात करते हैं, जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका अटेंडेंस। क्या बात है भैया, अटेंडेंस। ठीक है, कैसे अटेंडेंस? सबसे पहली बात तो ना, आप क्लास बचिया क्लास 10 11th में आप जाओगे ना, तो आपको सबसे पहले जो छुटकारा मिलेगा वो क्लास 10 की जर्नी से, वो क्लास 10 की यूनिफॉर्म से, जो टाई लगा के इन करके जाओ, वो फ्री हो जाओगे भाई, एकदम मस्त कैजुअल पहन के जा सकते हो आप। आपकी लाइक एक नई लाइफ आपकी स्टार्ट हो जाएगी। उसमें आपके लिए एक बेनिफिट बन के आएगा ये अटेंडेंस वाला फीचर। कैसे? 10th तक आपको पता है कि बेटा स्कूल आना है, 75% अटेंडेंस रखना है। अगर स्कूल नहीं आओगे, अटेंडेंस कम रहेगा, तो आपको एग्जाम देने नहीं देंगे, वो नहीं करने देंगे। वो 10th में ऐसा करता था। सेम आपको 11th में भी रहेगा। स्कूल्स वाले, कॉलेज वाले कहेंगे, बट आपको यहाँ पे एक चीज़ दिमाग लगाना है। वो दिमाग ये लगाना है कि अगर पॉसिबल है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक जेई, नीट, एमएससी, सीटी, तो पॉसिबल है तो आप करवा लो अपना इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड को अगर हम दूसरे टर्म में करें तो उसको कहते हैं हम डमी, कि भैया हम बस सिर्फ एग्जाम देने जाएंगे, स्कूल कोई डेली लेक्चर्स नहीं बैठेंगे, सिर्फ प्रैक्टिकल्स एग्जाम में जाएंगे अगर पॉसिबल है तो। बट ऐसा नहीं है, तो आप पता क्या करना, आपका जब कॉलेज स्टार्ट होगा क्लास 11th में, तो आपको इनिशियली जो 2 से 3 हफ्ते हैं, वो आपको ना सारे लेक्चर्स बैठने हैं। आपके लेक्चर्स कैसे रहेंगे? फिजिक्स के रहेंगे, केमिस्ट्री के रहेंगे, मैथ्स के रहेंगे, इंग्लिश के रहेंगे, एंड आपके जो भी आप मैथ्स बायो हो गया, फिर आपका कोई भी एक IT, CS एंड साइकोलॉजी, जोग्राफी, जो भी सब्जेक्ट रहेंगे, उन सब्जेक्ट्स के जो लेक्चर्स हैं उन्हें अटेंड करना। समझने की कोशिश करना कि जो इनके जो फैकल्टीज़ हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको एक्चुअली समझ में आ रहा है कि आपको एक्चुअली उसका फील मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो वेल एंड गुड, फिर आप इनके लेक्चर्स अटेंड करना। एंड अगर नहीं मिल रहा है तो सिमिलरली जब पहले 3 हफ्ते हो जाएंगे, टीचर के आप नज़र में आ जाओगे, बेटा ये बंदा लेक्चर आता है, ध्यान देता है, सब कुछ करता है, आंसर्स देता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता, तो भाई आप एक नज़र में बैठ जाओगे। फिर अगर आप लेक्चर्स में नहीं भी आओगे ना, और अगर आपका मार्क्स ठीक ठाक आएगा, अच्छा आएगा ना, तो आपको मार्क्स ऑटोमेटिकली वो हेल्प करेंगे। तो ये आपका काम हो जाएगा। तो अगर आपको लेक्चर्स में नहीं समझ में आ रहा है मान लो, तो आप सिंपली फिर वो लेक्चर्स को स्किप करना स्टार्ट करना। बट इतना भी स्किप मत करना कि आपका अटेंडेंस पूरा गिर जाए, कि उस लेक्चर की फैकल्टी को बोले बेटा मत, तेरे को तो मैं पास कभी नहीं करूँगा, तेरे को मैं मार्क्स नहीं दूंगी। तो ये मत होने देना।
अपना एक डिसेंट परसेंटेज का अटेंडेंस बना के रखना उस सब्जेक्ट में, उस लेक्चर में। और अब उसको करना क्या है, अब मान लो आपको फिजिक्स का चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है फैकल्टी से, वो पढ़ा रहे हैं बेस्ट बट नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, फिर आपको मैंने बहुत सारे चैनल्स बनाए हैं यूट्यूब के जिससे आप पढ़ सकते हो, उन चैप्टर्स को कवर कर सकते हो। तो सिंपली आप आ जाओ भैया यूट्यूब पे, यूट्यूब से उसको कवर कर लो। कवर कर लोगे, आपको जो 1 घंटे में वहाँ पे आप 1-2 टॉपिक पढ़ने वाले हो कॉलेज में, वो यहाँ 1 घंटे में आप 2-3 टॉपिक्स विद प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन आप आराम से कवर कर ले जाओगे। तो ये आपको एक हेल्प कर जाएगा। एंड इवेंचुअली कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा भाई, जो रोटेशनल मोशन है वो तो सेम रहेगा, वो कैसे होता है वो सेम रहेगा। अब उस स्कूल वाले सर का तरीका अलग रहेगा और यूट्यूब वाले सर का तरीका अलग रहेगा, बट एट दी एंड कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा ना, तो आंसर आप अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये आपको एक फैक्टर हो गया। तो अटेंडेंस का ध्यान रखना, इसको यूटिलाइज करो। यूटिलाइज ऐसे करो कि अगर आप नहीं जा रहे हो तो आपके पास जो टाइम बच रहा है ना, उस टाइम को ऐसा दबा के कवर करो कि अगर आप जो यहाँ पे मान लो आप छुट्टी मारो और आपका अगर 2 से 3 टॉपिक, 3 से 4 टॉपिक आप जो कवर करते थे लेक्चर में, उसको कवर करो आराम से 6 से 7 टॉपिक्स में। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, 1 से 2 टॉपिक्स होते हैं, बट स्टिल उसका डबल 2x कवर करने की कोशिश करो घर में बैठ के, बिकॉज कोई स्कूल जाना नहीं है, घर पे ही हो, दबा के लेक्चर चालू करो, पंखा चालू करो, बैठ जाओ, कान में ईयरफोन लगाओ और मोबाइल सामने रखो, लेक्चर्स देखना स्टार्ट करो, नोट बनाना स्टार्ट करो, एंड यू विल इवेंचुअली धीरे धीरे आप आगे बढ़ जाओगे। तो ये चीज़ को याद रखना कि अटेंडेंस को सही से इस्तेमाल करना। ये मत करना कि बिल्कुल ही कॉलेज नहीं जा रहे हो, और ये मत करना कि आप बस कॉलेज में बैठे जा रहे हो और दिमाग में कुछ पढ़ नहीं रहा है और इवेंचुअली आप अपना घर के रह रहे घाट करे दुश्मन अनाज करे। तो ये मत होने देना। प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ कि किसका इंपॉर्टेंट है, किसका इंपॉर्टेंट नहीं है, किसका अटेंडेंस मेरा बहुत ज़्यादा है बट समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको स्किप कर सकता हूँ। ऐसे करोगे ना तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो इसका ना सही यूटिलाइज करना जो कि बहुत आपको हेल्प करेगा। तो ये अटेंडेंस वाला फीचर हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि ज़रूरी है एंड आपने अभी तक किया नहीं होगा बट अब आपको करना पड़ेगा। वो है कि मेक नोट्स ऑफ एवरी चैप्टर। अब ये क्या चीज़ है भैया, नोट्स क्या? अभी तो हमें तो 10th में तो हमें मस्त डाइजेस्ट मिलता था, टारगेट मिलता था, नवनीत का परफेक्ट का टारगेट, ये सब टीचर हमारे नोट्स दे देती थी। बट बेटा यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आपके पास चीज़ें अवेलेबल रहती हैं बट बहुत डिटेल में नहीं रहती, बहुत डिटेल में रहती है, बहुत वास्ट रहती है कि आप करने बैठे हो तो आप परेशान हो कि मैं कितना करूँ चैप्टर में। तो इसलिए आपके पास मेन इंपॉर्टेंट है कि आप जब पढ़ रहे हो तो साथ में आप कोई चैप्टर कवर कर रहे हो तो उसका नोट्स ना साथ साथ बनाते चलो, स्पेशली केमिस्ट्री के। वो हेल्प आपको करेगा, इसलिए आपको एग्जाम से पहले रिवीजन में हेल्प करेगा, एग्जाम के टाइम पे आपको हेल्प करेगा ही करेगा। बट इवेंचुअली बट ऑब्वियस आप में से 99% स्टूडेंट्स आगे जाके एग्जाम देने वाले हैं, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो जेई हो, नीट हो, सीईटी हो, उस एग्जाम देने वाले हो। तो वहाँ आपको पता है कि आपको 11th एंड 12th दोनों का सिलेबस पूछा जाता है। तो उसमें होगा ये कि आपको लास्ट मिनट में ये जो नोट्स है ना वो आपको हेल्प करेगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी एंड एट द सेम टाइम आपके रिवीजन के लिए भी, आपके स्कूल एग्जाम के लिए भी आपको हेल्प करेगा। तो ये नोट्स का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए इसको बना के रखो, बहुत हेल्प करेगा आपको। और दूसरे के नोट्स के ऊपर डिपेंड मत रहो। मुझे पर्सनली दूसरे का नोट्स में मतलब समझ में आता है बट मेरे को फील नहीं आता जब तक मैं खुद से उस चैप्टर का नोट्स खुद से ना बनाऊं, ताकि अपने भाषा में उसे लिखूँ ना कि भाई ये कॉन्सेप्ट को मैं अपने भाषा में लिख दूंगा, भाई हिंदी में, इंग्लिश में या प्योर इंग्लिश में, अब मेरे ऊपर है। तो मुझे कॉन्सेप्ट जैसे मुझे समझ में आ रहा है मैं वैसे उसको लिख दूंगा। सिमिलरली अब आप भी वही दिमाग लगाओ, नोट्स बनाओ, काम आपका आराम से हो जाएगा। ये तो लास्ट, ये आपके 4 फैक्टर्स हो गए। अब लास्ट फैक्टर की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उसमें से 99% स्टूडेंट्स उसको डिसाइड कर चुके हैं, बट स्टिल there are some 1% of the students which are always confused and I hope, I genuinely pray you are not among them. तो पॉइंट ये है कि अंडरस्टैंड योर गोल। ये क्या चीज़ है भैया, हमें तो पता है हमें क्या करना है। अरे लाडले पता है मुझे तुम्हें क्या करना है, बट पता होना चाहिए आपको गोल क्या है। गोल से मतलब क्या है, आपको अभी तक क्लियर कर लेना चाहिए। आप में से बहुत सारे बच्चे क्लियर कर लिए होंगे कि एग्जैक्टली में करना क्या है। हमें जेई का एग्ज़ाम देना है, हमें जेई के लिए प्रिपेयर करना है, या हमें एमएसटी सीईटी के लिए प्रिपेयर करना है, या फिर हमें नीट का एग्ज़ाम देना है, या फिर हमें एनडीए का एग्ज़ाम देना है। हमें एग्जैक्टली करना क्या है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप, या फिर हमें प्योरली से बोर्ड्स ओरिएंटेड करना है, बोर्ड्स ओरिएंटेड आपको करना क्या आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 11th खत्म होने के बाद मैं 12th में डिसाइड करूंगा तो आप बहुत पीछे हो जाओगे कंपटीशन में, बिकॉज ये जितने भी चीज़ें हैं ना यहाँ तक, ये सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। यहाँ पे लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं जो कि हर दिन
हज़ारों में नंबर्स आगे पीछे होते हैं, अगर कोई कम पढ़ रहा है सामने वाला उसको ओवरटेक कर ले जाएगा। तो इसके लिए आप ना लेट स्टार्ट मत करो, डिसाइड करो कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है एंड उसके हिसाब से अपने प्रिपरेशन को शेप अप करना स्टार्ट करो। आप में से मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में होंगे एंड इस कैटेगरी में होंगे, तो उस हिसाब से डिसाइड करो करना क्या है। आप महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स हो तो बट ऑब्वियस दैट्स अ बिग कंफ्यूजन कि क्या हम साथ में जेई का प्रिपरेशन करें, बिकॉज जेई फॉलोज द एनसीईआरटी ओरिएंटेड सिलेबस, वेर इज महाराष्ट्र बोर्ड में ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र बोर्ड में आपको जो रोटेशन मोशन है ना, जो जेई में 11th में पढ़ाते हैं सीबीएसई बोर्ड में, वो महाराष्ट्र बोर्ड में 12th में है रोटेशनल डायनेमिक्स करके। तो कोई ऐसे चैप्टर जो 11th में जेई में है वो अपने बोर्ड्स में 12th में, तो डिफिकल्ट पड़ जाता है, बट अगर आप स्मार्टली मैनेज करो तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। बट इट्स नॉट ईजी थिंग अगेन, तो यू कैन मेक योरसेल्फ कि आप इस पर पूरा फोकस कर लो एमएसटी सीटी के ऊपर। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊँ कि कैसे क्लास 11th से एमएसटी सीटी का प्रिपरेशन स्टार्ट करें बीइंग अ महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट, एंड कि आपको जेई को प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं एज अ महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट, तो बताना, कमेंट करना, मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो लेके जरूर आऊँगा। आई विल हेल्प यू आउट वेरी वेल। तो ये चीज़ें डिसाइड कर लो आपको करना क्या है, कौन सा डायरेक्शन में जाना है, क्या आपका गोल होना चाहिए। एंड अगर आप डिसाइड कर लोगे तो आप आराम से कर ले जाओगे। इसमें एक और आता है कि मैं सिर्फ बोर्ड ओरिएंटेड पढ़ाई करना चाहता हूँ। अभी मैंने रिसेंटली सुना है न्यूज़ की 50-50 टाइप का कुछ रूल आ रहा है, जिसमें कि 50% आपका जो इम्पोर्टेंस है वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दिया जाएगा, उसके रिजल्ट को, एंड 50% एग्जाम्स जो इम्पोर्टेंस आपका बोर्ड्स का जो रिजल्ट आएगा उसको दिया जाएगा। उसके बेसिस पे आपको कॉलेजेस ये सब अलॉट होंगे। तो मेक श्योर कि आप ना बोर्ड्स को भी निगलेक्ट मत करना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जो सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपेयर किए, एज ए रिजल्ट वो बोर्ड्स में फंस गए। तो ये गलती आप मत करना, ऐसा बिल्कुल मत करना कि मैं सिर्फ बोर्ड्स ही कर रहा हूँ तो कोई दूसरा एग्जाम प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं कुछ दूसरा एग्जाम प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मैं बोर्ड्स का फोकस नहीं कर रहा हूँ, आंसर राइटिंग में ध्यान नहीं दे रहा हूँ। एज ए रिजल्ट you will eventually lose the balance from both the side and from here as well, and you will just like a confused student at the end. So ये मत होने देना। That's it. I hope आपको क्लियर हुआ होगा ये पांचों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। So that's all. तब तक के लिए टाटा बाय बाय। 115 epoxy pentane। किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहते हो कि मुझे इस पे डाउट है, मुझे इस पे वीडियो लेके आना चाहिए, मैं जरूर लेके आऊँगा। डोंट वरी एट ऑल, आई एम जस्ट बैक फॉर यू ऑल वंस अगेन, एंड आई विल गिव माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट इन दिस क्लास 11th जर्नी। जस्ट स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, बहुत और नई चीज़ें आपके मैं लेके आ रहा हूँ, स्पेशली जो स्टूडेंट आईटी एंड सीएस लिए हैं उन सभी के लिए। सो लेट्स ऑल, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।